अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया था। तो पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन गिव एस ए यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने पहले पहले स्टार्ट में पढ़ी थी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये होती है कि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल के अंदर, तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल के अंदर, तो हम उसे वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तीन तरह से प्रोड्यूस हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी की, या डायरेक्शन चेंज हो, या एट अ टाइम दोनों चेंज हो जाए। यूनिट जो है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, आप उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन जो है ना वो डिस्कस करें रिलेटिव टू वेलोसिटी व्हाइल ऑब्जेक्ट इन द एयर। आप बॉल ऊपर फेंकेंगे कोई भी, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन जो होगा उसका नेगेटिव में आप मार्क करेंगे, नेगेटिव जी यानी 9.8। मैग्नीट्यूड तो वही रहती है। जब वापस आएगी हाईएस्ट पॉइंट के बाद, जब वो वापस आना शुरू करेगी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी और अब वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जो अब एक्सेलरेशन लेंगे ड्यू टू ग्रेविटी वो पॉजिटिव होगा। तो जो भी आप रेफरेंस यानी कि लेते हैं उसके ऑपोजिट जो चीज़ आएगी उसे नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव बिकॉज इट मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। When the object is thrown vertically upward, sign of acceleration relative to velocity is negative. The sign is also negative due to relative velocity, due to reason that when the object is thrown upward, its velocity goes on decreasing. ये सारी वही बात है जो आपको बताई। आगे है जी, can the velocity of an object reverse direction when the acceleration is constant? इफ सो गिव एन एग्जाम्पल। कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स करे लेकिन एक्सेलरेशन जो हो वो कांस्टेंट रहे। अगर है तो इसकी एग्जांपल भी दीजिए। ये जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ी, एक बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, लेकिन जाते वक्त भी उसका एक्सेलरेशन ऑल तो नेगेटिव होगा, वापस आते वक्त पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 9.8 जाते वक्त, वापस आते वक्त भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जाते वक्त भी वेलोसिटी अपवर्ड होगी, जब हाईएस्ट पॉइंट के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 ही रहा। तो ये इसकी एग्जांपल। यस, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड बिकम्स जीरो एट मैक्सिमम हाइट एंड द बॉडी देन कम्स बैक। इन बोथ केसेस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन कांस्टेंट, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब अगला है जी, स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट दी हुई है आपको, इनमें से आपने बताना है सही कौन सी है और गलत कौन सी है। पहला देखें, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है अगर उसकी स्पीड चेंज भी होती रहे। स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं, तो डेफिनेटली अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद दूसरा, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्या एक ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट स्पीड हो सकती है जबकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो? यस, ये हो सकता है। जब बॉडी देखें सर्कल पाथ में मूव करेगी उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी, लेकिन उसकी अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तीसरी स्टेटमेंट दूसरे वाली सही है जी। तीसरी स्टेटमेंट देखें, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो सकती है जबकि उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो? यस, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें कैसे देखें, अभी बॉल आपने ऊपर की तरफ फेंकी थी तो डेफिनेटली वो हाईएस्ट पॉइंट पे वो जीरो हुई लेकिन एक्सेलरेशन 9.8। या फिर एक और एग्जांपल है कि आप गाड़ी की ब्रेक को सडन अप्लाई करते हैं और गाड़ी फ़ौरन रुक जाएगी, उसमें वेलोसिटी में चेंज आ गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ। तो लास्ट स्टेटमेंट है जी, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। जबकि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। ये भी जो आपने एग्जांपल दी थी एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करने वाली, तो ये वही आ गई। जाते वक्त और वापस आते वक्त जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 ही रहना है, लेकिन वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अगला क्वेश्चन देखिए 3.5, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर throwing a ball straight up with the initial velocity vi, and at the same time throw a second ball straight down with the same speed. Which ball have larger speed when it strike the ground? Ignore air friction.
खैर एक आदमी है वो एक टावर के ऊपर खड़ा है, उसने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है और एक बॉल जो है ना उसने नीचे की तरफ फेंकी है। तो बताएं कौन सी बॉल आके ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा स्पीड के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। एयर फ्रिक्शन आप निगलेक्ट कर दें। देखें दोनों बॉल जो है ना वो सेम स्पीड के साथ आएंगी। उसकी रीज़न ये है, एक बॉल तो उसने नीचे की तरफ फेंकी, दूसरी बॉल उसी स्पीड से उसने अपवर्ड फेंक दी। जब वो अपवर्ड फेंकी उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी ज़ीरो, फिर वापस आना शुरू होगी तो गेन करेगी। और जब वो उसी पॉइंट से गुजरेगी जहाँ से उससे फेंका गया है, वो उतनी ही वेलोसिटी अटेन कर चुकी होगी जितनी वेलोसिटी से बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया। तो दोनों की जो है ना वो वेलोसिटी सेम होगी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जस्ट फ़र्क ये होगा कि जो नीचे फेंकेगी वो पहले पहुंच जाएगी, जो ऊपर फेंकी वो बाद में पहुंचेगी। टाइम का डिफरेंस आएगा। आगे चलें। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ ए कार आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर टू वन अनदर। v is 0 but a is not 0, a is 0 but v is not 0। ये सिचुएशन दी गई है, आपने इनके सर्कमस्टांसिस जो है ना वो बताने के कब कब ऐसा हो सकता है। तो पहला जो पार्ट है वो है पैरेलल, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कार के पैरेलल कब हो सकते हैं। लेकिन जब गाड़ी स्ट्रेट लाइन में इंक्रीजिंग वेलोसिटी में मूव कर रही होगी, डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी भी। तो उस के रिजल्ट में क्या होगा, दोनों पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल कब होंगे, जब गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी कम हो रही हो, तो डेफिनेटली वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, जिससे वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे, 180 पे आ जाएंगे। परपेंडिकुलर ये होगा जब वो सर्कल पास से गुजरेगी या सेमी सर्कल पास से। जब सर्कल पास से गुजरेगी कर्व से, तो जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल होता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जबकि वेलोसिटी टेंजेंट पे होती है। तो टेंजेंट और जो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि जो मैंने बोला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अलोंग द रेडियस होता है, और जो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, टेंजेंट और जो रेडियस होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं। तो जब गाड़ी सर्कल पास से गुजरेगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। अगला जो इसका सर्कमस्टांस है वो है v0 बट a इज़ नॉट ज़ीरो। v0 हो जाए लेकिन a ज़ीरो ना हो, आप ब्रेक अप्लाई कर दें इंस्टेंटली, फ़ौरन गाड़ी रुक जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो गई, रिजल्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, वेलोसिटी ज़ीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हुआ। लास्ट पार्ट है इसका जी, a इज़ ज़ीरो बट v इज़ नॉट ज़ीरो। a ज़ीरो हो जाए लेकिन v ज़ीरो ना हो। तो जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है उसका a ज़ीरो रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो v ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया है। इसमें दो कोई भी सर्कमस्टांसेस दिए जाते हैं तो आपने उसको फिर डिस्कस करना होता है। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज ए स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? कह रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या सही है। देखें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करें, स्पेशल केस है, तो क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रह सकता है? देखें अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा, स्टार्ट में भी ज़ीरो है, मिड में भी ज़ीरो है, एट दी एंड भी वो ज़ीरो है, यानी थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, उसके रिजल्ट में जो एक्सेलरेशन है वो भी फिर ज़ीरो ही रहा। तो ज़ीरो भी तो एक कांस्टेंट अगर कंसिडर करें स्पेशल केस के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्टार्ट में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो था, मिड में भी ज़ीरो, एट दी एंड भी ज़ीरो, तो वो चेंज ही नहीं हुआ, तो इस तरह आप उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। अगली स्टेटमेंट 3.8 देखिए। Find the change in momentum for an object subjected to a given force for a given time and state the law of motion in term of momentum। आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करना है इन टर्म मोमेंटम, और उसको सॉल्व भी करके दिखाना है जब उसके ऊपर फोर्स लग रही हो एक बॉडी के ऊपर। देखिए एक्सेलरेशन होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है एफ इज इक्वल टू एम ए। आप पुट कर दें की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, एम को मल्टीप्लाई कर दें एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, तो ये पी एफ बन गया फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, rate of change of momentum is equal to applied force। तो time rate of change of momentum is equal to applied force, which is a statement of second law of motion in term of momentum। इसके बाद जी define impulse and show that how it is related to linear momentum। impulse को define करें और ये linear momentum के साथ कैसे relate करता है। impulse तो simply product of force and very short interval of time is called impulse। impulse होता है force into time, एफ टी। एफ की वैल्यू देखें वही दोबारा, एफ इक्वल टू एम में ए की वैल्यू पुट करें, फिर वो बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। टी मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट साइड पे,
अब यहाँ देखें एफ क्रॉस टी ये आई के बराबर है, तो आई यहाँ रख दें। तो आई रखेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 3.10, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, pointing out the importance of isolated system, explain why under certain condition the law is useful even thought the system is not completely isolated। देखो वो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन करें, पॉइंट आउट करें उसकी इंपॉर्टेंस, और फिर ये भी बताएं कि उसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करती रियल लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी हम उसको जो है ना वो यूज़फुल बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसकी रीज़न। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब बात आती है आइसोलेटेड सिस्टम की। मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था तब ही बताया था कि परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है यूनिवर्स में। तो आप जो सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होती हैं उनको आप निगलेक्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उनके आपस में जो उस आइसोलेटेड सिस्टम जिसको कंसिडर कर रहे होते हैं उसका इंटरनल इंटरेक्शन ही जो है ना एक्सटर्नल फोर्सेस से ज़्यादा होता है। इस वजह से एक्सटर्नल फोर्स जो है ना आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं और उसको आइसोलेटेड कंसिडर करते हैं। उसके ऊपर फिर ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये अप्लाई करते हैं और आप अपना रिजल्ट जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन how would a bouncing ball behave in each case, give plausible reason for the fact that kinetic energy is not conserved in most cases। डिफरेंस बताएं इलास्टिक और इनइलास्टिक में, दोनों में बाउंसिंग बॉल का बिहेव भी बताएं और रीज़न बताएं काइनेटिक एनर्जी क्यों लॉस होती है ज़्यादा केसेस में। तो इलास्टिक कोलिजन जिसमें टोटल लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ये आइडियल केस है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, यानी परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद इसकी एग्जांपल में क्या है कि हार्ड बॉल को आप ड्रॉप करें मार्बल फ्लोर के ऊपर, वो नियरली रिबाउंड करती है उतनी ही हाइट के ऊपर, तो जो उसका लॉस होता है वो बहुत निग्लिजिबल है, उसे हम इग्नेक्ट करके उसे इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करते हैं। उसके बाद फिर इन इलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना सिस्टम की कंजर्व नहीं रहती, उसे इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। आफ्टर कोलिजन जो है ना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या साउंड कह लें। तो जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो इनइलास्टिक कोलिजन बनेगा। अब जो है ना हार्ड बॉल को आप मार्बल पे मार्बल की बजाय आप सैंडी फ्लोर यानी कच्चे फर्श पे गिरा दें तो वो जाके टकराएगी, कोलिजन के दौरान साउंड आएगी, हीट आएगी और इस वजह से काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, बॉल वापस उतनी हाइट तक नहीं आ सकेगी, तो हम ये कोलिजन कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन था। अब जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होने के रीजंस हैं, फ्रिक्शन ऑफ द बॉल विद द फ्लोर, फ्रिक्शन ऑफ द बॉल एंड एयर, साउंड, हीट, डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मोस्टली केसेस में जो है लॉस हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये 4-5 इसमें पार्ट्स हैं, जैसे तो हमने ये लॉन्ग पूरा ही तैयार किया था, पढ़ा भी था। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन वही जो पहले आपने पढ़ी, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डिमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और साथ में रेंज बतानी है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टोटल डिस्टेंस जो कवर करने में प्रोजेक्टाइल को टाइम लगता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ टू हिट द टारगेट तक, तो उसे हम जो है ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन यूज़ की थी वी आई साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी पुट की और टाइम हमने यहाँ से सेपरेट किया, हाफ जी टी स्क्वायर टी कॉमन लें और हाफ जी टी को सेपरेट कर लें तो वो बचता है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। उसके बाद रेंज बतानी है, रेंज जो होगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसे हम रेंज का नाम देते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसमें भी जो है ना सिंपली एस इक्वल टू आर थीटा सॉरी एस इक्वल टू यानी कि वी इक्वल जो रेंज है ना उसको आर से डिनोट कर देंगे, एस इज इक्वल टू वी टी जो जनरल फार्मूला वो यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल टू वी टी वी आई एक्स टी होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वी आई एक्स की जगह वी आई कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी जो लिखा हो यहाँ लिखे, इसको सॉल्व करें तो वी आई स्केयर तो वी आई स्केयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह आपने 2 साइन थीटा लिखा था, साइन 2 थीटा लिखा था सॉरी। तो अब इसमें मैक्सिमम रेंज बतानी है तो साइन 2 थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो कि 90 पे देगा, फिर एंगल भी वैल्यू निकाल लें 45 आ जाएगी, तो 45 अगर पुट करेंगे रेंज के फार्मूले में तो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। उसके बाद है जी व्हाट
At what point or points in its path does the projectile have its minimum speed, its maximum speed? प्रोजेक्टाइल के पाथ के ऊपर किन पॉइंट्स पे स्पीड मैक्सिमम होगी, किन पर मिनिमम होगी। देखें, जो मैक्सिमम होगी वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी जब स्टार्ट करेगा और जब वो टारगेट को जाके हिट करने लगेगा तब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। जबकि जो मिनिमम स्पीड होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे मोशन हॉरिजॉन्टल हो जाती है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है जो कि थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होती है और जहाँ से आप उसको लॉन्च करते हैं यानी प्रोजेक्शन देते हैं और जहाँ पे वो लैंड करता है यानी टारगेट को हिट करने लगता है, उन दो पॉइंट्स पे स्पीड मैक्सिमम होती है। ये दो एमसीक्यूज हैं, इसमें दिए हुए ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर। तो व्हाट इज ब्लास्टिक, व्हाट इज मीन बाय ब्लास्टिक ट्रैजेक्टरी? तो पहला ही आंसर है द पाथ फॉलोड बाय एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल प्रोजेक्टाइल, सॉरी। वो अगला है व्हाट हैपन्स व्हेन ए सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन? तो मोमेंटम जो है ना सिस्टम का चेंज नहीं होता, यही इसमें वैलिड स्टेटमेंट है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि पेपर में 50-50 का रेशो आता है ऑलमोस्ट, यानी 50% थ्योरी में से एडिशनल क्वेश्चन बनाए जाते हैं और 50% एक्सरसाइज में से बनाए जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन तैयार करना ज़रूरी है और शॉर्ट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है पेपर के अंदर। तो इसको तैयार कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स पे करेंगे। टिल देन टेक